नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। प्रश्नकाल में माननीय सांसद जन सरोकार से जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर संबंधित मंत्री के द्वारा दिया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्नकाल और सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा में पूछे गए आज के प्रश्नों की। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता, धैर्यशील संभाजी राव माने ने। इन सांसदों ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा कि देश में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है। क्या ई श्रम पोर्टल के माध्यम से गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है? यदि हाँ, तो पंजीकृत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है? सरकार संबंधित श्रमिकों तक पहुंचने के लिए इस पंजीकरण का प्रचार किस प्रकार करेगी? क्या गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए नीति के मसौदा में जनता की राय ली जाएगी? नीति रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल कार्मिकों का ब्यौरा किया है? क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया है? इस सवाल का जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा कारंदलाजे ने दिया। उन्होंने बताया कि नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार देश में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की संभावना है। गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों को पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में परिभाषित किया गया है, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को स्वयं को और उनके साथ जुड़े प्लेटफॉर्म कामगारों को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। इससे प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों तक आसान पहुंच प्राप्त करने में सुविधा होगी। प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार एसोसिएशन, ज्ञान भागीदार और उद्योग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक समिति का गठन किया गया है, जो अन्य बातों के साथ साथ गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए रूपरेखा का सुझाव देगी। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए योजनाएं एवं नीति से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद हमवुल्ला सईद, कमलजीत सहरावत और कंगना रनौत ने। इन सांसदों ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा, गत 10 वर्षों के दौरान देश में महिलाओं के लिए रोजगार सृजन में हुई प्रगति का क्या ब्यौरा है? गत 10 वर्षों के दौरान महिलाओं और युवाओं में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों और योजनाओं की सूची क्या है? क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और युवाओं के रोजगार में काफी सुधार हुआ है? विभिन्न क्षेत्रों में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए बेहतर कार्य स्थितियां और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा किया है। क्या सरकार महिला गिग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी नीति पर विचार कर रही है? इस सवाल का जवाब श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री शोभा कारंदलाजे ने दिया। उन्होंने बताया कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करने का अधिकाधिक स्रोत है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जून से जुलाई तक होती है। नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात यानी युवाओं 15 से 29 वर्ष के लिए रोजगार 2017-18 में 31.4% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गया है और महिला WPR यानी 15 वर्ष और उससे अधिक के लिए 2017-18 में
22.0% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गया है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में युवाओं यानी 15 से 29 वर्ष के लिए WPR 2017-18 में 36.8% से बढ़कर 2023-24 में 52.9% हो गया है और महिला WPR 15 वर्ष और उससे अधिक 2017-18 में 43.5% से बढ़कर 2023-24 में 62.3% हो गया है। नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने महिलाओं सहित देश में रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन आदि। सरकार महिलाओं की रोजगार नियोजनीयता में सुधार के लिए मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं, किरण, SERB पावर आदि जैसी महिला केंद्रित योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। महिला कामगारों की नियोजनीयता में वृद्धि के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। महिला कामगारों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसा कि समवेतन, मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, शिशु गृह सुविधा, समान मजदूरी आदि भी शामिल हैं। सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने और इससे संबंधित शिकायतों की रोकथाम के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2023 अधिनियमित किया है। इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जनवरी 2024 में महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं के लिए परामर्शिका जारी की है। इस परामर्शिका में अन्य बातों के साथ साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, जिसमें पितृत्व अवकाश, माता-पिता अवकाश, पारिवारिक आपातकालीन छुट्टी और लघुली कामकाजी व्यवस्था जैसे परिवार अनुकूलन उपाय शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान करती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है देश में रोजगार सृजन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा, जशुभाई भीलूभाई राठवा और विप्लव कुमार देव ने। उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा कि विगत 10 वर्षों के दौरान देश में रोजगार सृजन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है। विगत 10 वर्षों के दौरान निजी एवं सरकारी क्षेत्र में सृजित नौकरियों का ब्यौरा किया है। विगत 10 वर्षों के दौरान रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों और योजनाओं का ब्यौरा किया है। सरकार द्वारा किए गए सुधारों का ब्यौरा किया है और देश में रोजगार सृजन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। क्या उत्तराखंड, गुजरात और त्रिपुरा राज्यों ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को क्रियान्वित किया है? इस सवाल का जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा कारंदलाजे ने दिया। उन्होंने बताया कि PLFS यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों को एकत्रित करने का आधिकारिक स्रोत है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक PLFS रिपोर्ट के अनुसार सामान्य स्थिति के आधार पर देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात 2017-18 में 40.8% से बढ़कर 2023-24 में
58.2% होती है। विधायी सुधारों के एक भाग के रूप में केंद्रीय क्षेत्र में मौजूदा 29 अधिनियमों को 4 संहिताओं में मिला दिया गया है। सभी संहिताओं को अर्थात मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 संसद द्वारा पारित और अधिसूचित किया गया है। इन संहिताओं का उद्देश्य प्रत्येक कामगार की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रोजगार अवसरों के सृजन को उत्प्रेरित करना है, जो कि इस प्रकार है। सरलीकरण, युक्तिकरण और अनुपालन दबाव में कमी के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। फैक्ट्री लाइसेंस, अनुबंध श्रम लाइसेंस, छटनी के लिए पूर्व अनुमति, काम बंदी और बंदी तथा स्थायी आदेशों के प्रमाणन के लिए सीमा को बढ़ाना। रोजगार सृजन के साथ साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और ये एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है। सरकार उत्तराखंड, गुजरात और त्रिपुरा राज्यों सहित देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं, कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आदि भी शामिल हैं। रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की। इसमें 1,07,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रोजगार संबंध प्रोत्साहन योजना शामिल है, जिसका उद्देश्य EPFO के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप देना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से पूछा कि विगत 3 वर्षों के दौरान देश में कितने उच्चतर शिक्षा संस्थान खोले गए हैं और विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि में उनका क्या योगदान है। देश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ साझेदारी का ब्यौरा किया है। उच्चतर शिक्षा में नामांकन में वृद्धि का शिक्षा की गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ा है। झारखंड, विशेषकर गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कौशल भारत शिक्षण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए विद्यालयों में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा किया है। इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने दिया। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार AISHE के तहत पंजीकृत उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों यानी विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों, कॉलेज और स्टैंड अलोन संस्थाओं की कुल संख्या वर्ष 2020-21 में 56,205 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 60,380 हो गई है। उच्चतर शिक्षा में कुल छात्र नामांकन वर्ष 2020-21 में 4 करोड़ 13 लाख से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 4 करोड़ 46 लाख हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अंतर्राष्ट्रीयकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है और अन्य बातों के साथ साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में अपने परिसर स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है। जांजीबार, तंजानिया में IIT मद्रास का परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 5 जुलाई 2023 को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, IIT मद्रास और शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय जांजीबार, तंजानिया के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही अबू धाबी में IIT दिल्ली का परिसर स्थापित करने हेतु MOU भारत सरकार, IIT दिल्ली और अबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने NEP 2020 में उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में UGC द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार है।
यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम, विदेशों में भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों का ब्रांड निर्माण, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग, जुड़वां व्यवस्था के तहत क्रेडिट मान्यता, वैश्विक नागरिकता दृष्टिकोण और पूर्व विदेशी छात्रों के साथ जुड़ने जैसी गतिविधियों के माध्यम से भारतीय उच्चतर संस्थानों को वैश्विक पहुंच का अवसर प्रदान किया जा सके। यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय आयाम देने और विदेशी परिसरों की स्थापना करके भारतीय छात्रों को वहनीय लागत पर विदेशी योग्यता प्राप्त करने और भारत को एक आकर्षक वैश्विक अध्ययन केंद्र बनाने के लिए भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियमन 2023 जारी किया है। यूजीसी ने इसके लिए एक पोर्टल भी विकसित किया है और खोला है, जिसके माध्यम से पात्र FHEI विनियमों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार भारत में अपने परिसरों की स्थापना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी ने भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच सक्रिय संपर्क, अनुसंधान, शिक्षण, सहयोग, संकाय, छात्र आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में ट्विनिंग संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग पर विनियम जारी किए हैं। NEP 2020 के अनुसार यूजीसी ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए कार्यालय की स्थापना नामक एक पहल शुरू की है, जो भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक अभिन्न अंग होगा। ये कार्यालय विदेशी छात्रों के स्वागत और सहयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करने, भावी विदेशी छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी का प्रसार करने और विदेशों में प्रचार गतिविधियों और ब्रांड निर्माण अभियान में शामिल होने के लिए जिम्मेदार होगा। यूजीसी ने उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को ब्रांड निर्माण के लिए पूर्व छात्रों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित हेतु एल्यूमनी कनेक्ट नामक एक पहल शुरू की है। पूर्व छात्रों के साथ निरंतर जुड़ाव बनाए रखने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को कई गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जैसे अपने संबंधित संस्थानों में पूर्व छात्र प्रकोष्ठ की स्थापना, विदेश में रहने वाले पूर्व छात्रों का डेटाबेस बनाए रखना और जानकारी साझा करना और सम्मेलनों में भागीदारी के लिए आमंत्रित करना। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारत विदेशों में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोगी कार्यक्रमों के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए तकनीकी संस्थानों को भी स्वीकृति देता है। देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप कई कदम उठाए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एकल, खंडित और डोमेन विशिष्ट उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान हेतु आवश्यक संस्थागत अवसंरचना के साथ बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों और स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों में बदलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रम को उभरती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और प्रणाली में लचीलापन लाने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एक से अधिक प्रवेश और निर्गत के लिए नियम बनाए गए हैं। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शामिल होने और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और अधिक भागीदारी की सुविधा के लिए इनके मापदंडों को युक्ति संगत बनाया गया है। भारत सरकार के ऐसे ठोस प्रयासों के कारण QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या वर्ष 2014 में 9 से बढ़कर वर्ष 2025 में 46 हो गई है। साथ ही वर्ष 2015 के बाद से वर्ष 2022 में शोध प्रकाशनों की संख्या में लगभग 88% की वृद्धि हुई है। पेटेंट दाखिल करने की संख्या में 55.4% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 में 42,763 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 66,440 हो गई है। इसके अलावा AISHE वर्ष 2022-23 के अनुसार
पीएचडी नामांकन 2.33 लाख है, जो 2014-15 से 2022-23 की अवधि के दौरान लगभग 2 गुना है। युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में समग्र शिक्षा के हिस्से के रूप में एनईपी 2020 में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों को स्थानीय उद्योग, व्यवसाय, कलाकारों, शिल्पकारों आदि के साथ प्रशिक्षुओं के अवसर प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए, ताकि वो जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और रोजगार योग्य बन सके, AICTE गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिकरण, कौशल विकास, संकाय क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीयकरण आदि पर ध्यान केंद्रित करके तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन, सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। AICTE ऑनलाइन मोड में कौशल विकास पाठ्यक्रम डिजाइन करने हेतु विभिन्न उद्योगों और संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है, जिन्हें नियमित पाठ्यक्रम में एकीकृत किया गया है। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों के व्यवहारिक कौशल को बढ़ाना और उन्हें अधिक रोजगार योग्य बनाना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसने सेल्सफोर्स, एडोब, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, यूथ फॉर जॉब, मेटा, अमेजन, IBM, सीडेक, बजाज फिनसर्व और वीबॉक्स आदि जैसे प्रमुख संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सहयोगों से एकीकृत कार्यक्रमों के विकास की ओर अग्रसर होने की आशा है, जिसमें वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग और उद्योग महत्व के कौशल शामिल हैं। पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रशिक्षुता को पहले ही अनिवार्य कर दिया गया है। कौशल शिक्षा को कार्यान्वित करने के लिए एनईपी 2020 और राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के परिप्रेक्ष्य के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को ग्रेड 6 से अनिवार्य विषय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अनुसरण में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने व्यावसायिक शिक्षा पर एक कार्यकलाप पुस्तक, जिसका शीर्षक है कौशल बोध, प्रकाशित किया है। ये स्कूलों में परियोजना आधारित शिक्षण शास्त्र के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों को जानकारी प्रदान करेगा। व्यावसायिक शिक्षा को ग्रेड 3 से सभी विषय क्षेत्रों में एकीकृत किया गया है। NCERT ने 10 बैग रहित दिनों के लिए दिशा निर्देश भी निकाले हैं, जो एकीकृत तरीके से स्थानीय व्यवसायों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा की। राज्यसभा में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, आइए डाल लेते हैं एक नजर। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है वैश्विक मानक के अनुरूप विमानपत्तन विकसित करने के लिए मास्टर प्लान से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद संजय राउत ने। उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार का अगले 20-30 वर्षों में यात्रियों की संख्या में होने वाली अनुमानित वृद्धि को संभालने में सक्षम विमानपत्तनों को विकसित करने के लिए कोई मास्टर प्लान है। भारत की विमानपत्तन योजना कुआलालंपुर या सिंगापुर जैसे विमानपत्तनों के वैश्विक मानकों की तुलना में कैसी है? इस सवाल का जवाब दिया नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने। उन्होंने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित हवाई अड्डा प्रचालकों ने अपने संबंधित हवाई अड्डों के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार किए हैं, जिनमें अनुमानित यातायात मात्रा और पूर्वानुमानित मांग के आधार पर आगामी 20-30 वर्षों के लिए विकास नीतियों की रूपरेखा तैयार की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित हवाई अड्डा विकासकर्ताओं हवाई अड्डा अवसंरचना की योजना बनाते समय अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा निर्धारित मानकों और सर्वोत्तम पद्धतियों का अनुपालन करते हैं। ये मानक नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा भारतीय हवाई अड्डों को निरंतर रूप से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार प्रदान किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है देश में समुद्री विमान संचालन के लिए दिशा निर्देशों से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा, दर्शना सिंह, मदन राठौड़ और मिथिलेश कुमार ने।
इन सांसदों ने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा कि देश में समुद्री विमान संचालन के संबंध में हाल ही में जारी किए गए दिशा निर्देशों के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं। उड़ान योजना के 5.4 संस्करण द्वारा देश में विशेष रूप से उन मार्गों के संबंध में जो पहले रद्द कर दिए गए थे, संपर्क का विस्तार किए जाने का कार्य किस प्रकार किया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत समुद्री विमान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं और वे जल हवाई अड्डों के विकास से किस प्रकार संबंधित हैं और उनका ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दिया। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त 2024 को जारी किए गए भारत में सी प्लेन परिचालनों के लिए दिशा निर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य उड़ान योजना के तहत दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को हवाई संपर्क से लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाते हुए निर्बाध और सुरक्षित सी प्लेन परिचालन उपलब्ध कराना है। ये दिशा निर्देश NSOP प्रचालकों को उन वाटर एरोड्रोमों से सी प्लेन परिचालन शुरू करने की अनुमति देते हैं जो DGCA CAR खंड 3 श्रृंखला C पार्ट 9 सी प्लेन परिचालनों के लिए न्यूनतम सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुपालन में विकसित किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों जैसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार और एयरलाइन प्रचालकों की जिम्मेदारियों को भी रेखांकित करना है। योजना के तहत विकसित पुनरुद्धार किए गए हवाई अड्डों से संपर्क बढ़ाने के प्रयास में उड़ान 5.4 उन मार्गों के लिए एक विशेष बोली प्रक्रिया चरण है जो पहले आवंटित किए गए थे, लेकिन परिचालन चुनौतियां या कम यात्री मांग के कारण रद्द कर दिए गए थे। इन दिशा निर्देशों के अनुसार एयरलाइन प्रचालकों को DGCA के विनियमों के अनुपालन में परिचालन के लिए सुरक्षित और उड़ान योग्य सी प्लेन उपलब्ध कराना, संरक्षा प्रोटोकॉल, यात्री सुविधा और परिचालन क्लियरेंस सुनिश्चित करना अपेक्षित है। दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकार को वाटर एरोड्रोमों के लिए आवश्यक वैधानिक क्लियरेंस प्राप्त करना, एरोड्रोम प्रबंधन की नियुक्ति करना, DGCA और BCAS के निर्धारित मानदंडों के अनुसार एरोड्रोमों की क्रमशः संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना और यात्री सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। प्रश्नकाल में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।